हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करती हूँ सभी लोग स्वस्थ मस्त और व्यस्त होंगे और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब कर लिए होंगे। और अगर अभी तक नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि आपका इसमें कुछ भी नहीं जाता, लेकिन ये हमारा मोटिवेशन बहुत हाई कर देता है आपके लिए इस तरह के कंटेंट्स अब दोबारा बनाने के लिए। और आज की वीडियो बहुत ही स्पेशल होने वाली है। ऐसा मैं क्यों बोल रही हूँ, आप लोग खुद ही देखिए। क्योंकि आज की वीडियो में जो हम लोग क्वेश्चन पेपर डिस्कस करने वाले हैं, ये क्वेश्चन पेपर मेरा खुद का है। आप देखिए, क्या यहाँ कैंडिडेट नेम नीतिका तिवारी लिखा है और ये लैंग्वेज 1 मैंने हिंदी लिया था, लैंग्वेज 2 इंग्लिश लिया था। तो पूरा एज इट इज। एक्चुअली जब वो सीटेट की रिस्पॉन्स तो मैंने डाउनलोड किया था इसको, तो मैंने एज इट इज इसको सोचा कि सॉल्व करा दूं, ना कि डाउनलोड जो सीटेट की वेबसाइट से पेपर किया है उसमें कराऊं। तो इससे मुझे थोड़ा एग्जाम का फील भी फिर से मिल जाएगा कि मैंने एग्जाम में क्या क्या गलतियां की थी, क्या मैं सही कर सकती थी और गलत कर दिया था। तो आपको भी इससे पता चलता रहेगा कि मैंने कौन कौन से आंसर सही किए थे, कौन से गलत किए थे, क्योंकि इसमें आंसर्स भी दिए गए हैं। तो वीडियो में बहुत मजा आने वाला है, बहुत ही मजेदार सेशन होने वाला है। तो जल्दी से अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। आइए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो इस वीडियो में हम ये देखिए, मैंने आपको पहले ही बताया था कि मेरा एग्जाम किस तारीख को था, 29 दिसंबर को। सबसे पहले मेरा ही करा दिया, 28 से स्टार्ट हुआ था, 29 को मेरा था। तो ये 29 दिसंबर को 2022 में मेरा पेपर था। ये मैंने पहली बार ही सीटेट का एग्जाम दिया था और पहली बार में ही क्लियर किया था। और अगर मार्कशीट आप लोग को देखनी हो, मार्क्स रिवील कितना मार्क्स आया था, ये सब जानना हो, तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा, तो उसके लिए डेडिकेटेड एक वीडियो मैं बना दूंगी, ठीक है। और ये 29 दिसंबर का पेपर है, आप देख रहे हैं। ये 9:30 बजे से पेपर स्टार्ट हुआ था, तो ये उसकी टाइमिंग दी गई है, ठीक है। अब आगे देख लेते हैं, क्वेश्चन बढ़ते हैं। ये सीटेट सीडीपी का पहले सब्जेक्ट वाइज देता है, पहले सीडीपी दिया रहता है। पहले तो हम लोग कौन सा कलर चेंज कर लेते हैं। हाँ, तो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 दिया गया है। देखिए, पहला ही क्वेश्चन था, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ ग्रॉस मोटर स्किल। ग्रॉस मोटर स्किल का एग्जांपल पूछ रहा है। आइए हिंदी में भी देख लें क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा स्थूल गत्यात्मक कौशल का उदाहरण है। फिर 4 ऑप्शन दिए गए हैं। आइए एक ऑप्शन देखते हैं। चित्र बनाने के लिए पेन पकड़ना, तो ये स्थूल गत्यात्मक ग्रॉस मोटर स्किल और फाइन मोटर स्किल, 2 मोटर स्किल्स मैंने आपको बताई थी। तो ग्रॉस मोटर स्किल्स में क्या होता है, हमारे मसल्स के बड़ी मांसपेशियों की आवश्यकता होती है, और फाइन मोटर स्किल्स में छोटी मांसपेशियों की आवश्यकता होती है। तो चित्र बनाने के लिए जो पेन पकड़ना है, इसमें हमको छोटी मांसपेशी ही इस्तेमाल करनी है हाथ की, तो इस वजह से ये गलत ऑप्शन हो जाएगा। दूसरा क्या है, कागज को आड़ा टेढ़ा जिग जैग तरीके से काटना, तो कटिंग भी सीजर से ही कटिंग करनी है, तो ये भी एक तरह से फाइन मोटर स्किल्स ही है, ना कि ग्रॉस मोटर स्किल्स। इस वजह से ये भी गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्या दिया गया, धागे में माला पिरोना, हाथ से ही करेंगे, ये भी हाथ का ही काम है, तो इसमें भी ये जो ग्रॉस मोटर स्किल नहीं है, फाइन मोटर स्किल ही है, इस वजह से ये भी गलत हो जाएगा। फिर यह क्या, खंबे की तरफ फुटबॉल को लात से धकेलना, तो यही सही ऑप्शन हो जाएगा। ये देखिए, मैंने भी आंसर नंबर 4 ही दिया था, क्योंकि इसमें ये आंसर गिवन इस वजह से था कि मैंने क्या आंसर दिया था। मैंने 4 आंसर इसमें लगाया था, आंसर टिक किया था, और क्वेश्चन इसमें ऑप्शन नंबर 4 ही सही। आइए क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं हिंदी में। ये है, इसमें दिया गया बच्चों का विकास डॉट डॉट से डॉट डॉट की ओर चलता है, तो पूछ रहा है किधर से किधर की ओर चलता है, यही पूछ रहा है। इसमें पहला दिया गया केंद्र से सिर की ओर, दूसरा है पैर से सिर की ओर, तीसरा है विशिष्ट से सामान्य की ओर, और चौथा है जटिल से सरल की ओर। अब बताइए, ये चौथा क्या है, जटिल से सरल की ओर। तो डेवलपमेंट जटिल से सरल की ओर चलता है कि सरल से जटिल की ओर आता है। देखिए, कोई बच्चा जटिल चीज पहले थोड़ी सीख पाता है, पहले वो सरल चीजें सीखता है। जैसे पहले अल्फाबेट सीखता है, ABCD ये सब सीखता है लिखना, फिर वो छोटे छोटे शब्द बनाना सीखता है और शब्दों को लिखना सीखता है। जैसे पहले आम, नाम, ऐसा राम, ये सब लिखना धीरे धीरे सीखता है। फिर वो सेंटेंसेस फ्रेम करना, क्योंकि वो जटिल प्रक्रिया है, तो वो फिर सेंटेंसेस लिखना कि राम जाता है, वह स्कूल जाता है, इस तरह से सेंटेंसेस फ्रेम करना वो सीख पाता है।
तो वो बच्चा क्या कर रहा है, सरल से जटिल की ओर जा रहा है ना। अल्फाबेट सरल थे, शब्द बनाना उससे थोड़ा कठिन, फिर पूरा सेंटेंस बनाना उससे भी कठिन, फिर धीरे धीरे वो पूरा पैराग्राफ बनाना सीख जाता है। तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि बच्चा सरल से जटिल की ओर जाता है, ना कि जटिल से सरल की ओर। और इसमें क्या कह रहा है, जटिल से सरल की ओर, तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। विशिष्ट से सामान्य, तो ये ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। बच्चे विशिष्ट से सामान्य की ओर नहीं बढ़ते, सामान्य से विशिष्ट की ओर बढ़ते हैं। जैसे पहले वो सामान्य गतिविधियां करते हैं, सामान्य चीजें भी सीखते हैं। जैसे कि पहले पैदा होते ही वो दौड़ना नहीं सीख जाते, पहले वो धीरे धीरे बैठना सीखते हैं, फिर थोड़ा थोड़ा चलना सीखते हैं, फिर थोड़ा तेजी से चलना शुरू करते हैं, फिर भागना चालू करते हैं। तो इसी वजह से हम कह सकते हैं कि बच्चे सामान्य से विशिष्ट की ओर चलते हैं, ना कि विशिष्ट से सामान्य की ओर। तो ये ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। फिर क्या दिया गया है, दूसरा पैर से सिर की ओर चलता है। तो डेवलपमेंट पैर से सिर की ओर नहीं चलता, सिर से पैर की ओर चलता है। आपको पता होगा सिफेलोपॉडल डेवलपमेंट, मैंने आप लोग को बताया था। सिफेलोपॉडल डेवलपमेंट क्या है, सिफेलोपॉडल डेवलपमेंट में ये होता है कि डेवलपमेंट हमारा सिर से पैर की ओर होता है। पहले सिर का डेवलपमेंट होगा, मतलब सिर के ऊपरी भाग होगा, फिर धीरे धीरे पैर की तरफ जाएगा, हाथों का डेवलपमेंट होगा, पेट का डेवलपमेंट, फिर पैरों का डेवलपमेंट। मतलब सिफेलोपॉडल डेवलपमेंट में डेवलपमेंट सिर से पैर की ओर होता है, तो पैर से सिर की ओर नहीं होता। इस वजह से ये ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। और पहला ऑप्शन क्या दिया गया, केंद्र से बाहर की ओर, मतलब केंद्र से बाहर की ओर डेवलपमेंट। तो यही सही ऑप्शन हो जाएगा। कैसे, मैंने सिर्फ आपको सिफेलोपॉडल डेवलपमेंट तो पढ़ाया नहीं है, साथ ही साथ पढ़ाया प्रॉक्सिमोडिस्टल डेवलपमेंट। और प्रॉक्सिमोडिस्टल डेवलपमेंट में क्या है, प्रॉक्सिमोडिस्टल डेवलपमेंट वो डेवलपमेंट है जिसमें बच्चे का विकास केंद्र से जो है बाहरी ओर होता है। मतलब केंद्र में क्या होगी, नाभि से बच्चे का डेवलपमेंट सभी दिशाओं में होता है। पैर की तरफ भी समान विकास होगा, हाथों की तरफ भी समान, सिर की तरफ समान रूप से विकास होगा। तो उसको कहते हैं प्रॉक्सिमोडिस्टल डेवलपमेंट। तो बच्चों में यही बच्चों का विकास इस तरह से भी तो होता है, मतलब केंद्र से सिर की केंद्र से बाहर की तरफ डेवलपमेंट होता है। तो यही ऑप्शन सही होता है। ठीक है, इतनी बातें क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। अगर किसी को कुछ भी डाउट हो तो वो कमेंट बॉक्स में डाल सकता है, मैं नेक्स्ट वीडियो में उसे कवर कर दूंगी। ठीक है, आगे देखते हैं। और मैंने इसमें क्या आंसर लगाया ये भी चेक कर लेते हैं। ये देखिए, मैंने फर्स्ट आंसर 1 ही लगाया है, तो मेरा ये दूसरा नंबर भी सही हो गया। ठीक है, अभी तक तो सही ही चल रहे हैं, दो नंबर मिल गए हैं मुझे। क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। में ये असर्शन और रीजन का क्वेश्चन है। मुझे तो ये डिफिकल्ट लग रहा था, अब धीरे धीरे समझ डेवलप हो गई है, तो अब आसान लगने लगा है। लेकिन जिस टाइम पे एग्जाम दिया था ज़्यादा पढ़ भी नहीं पाए थे, 10-15 दिन की पढ़ाई की, तो उस टाइम पे तो थोड़ा टफ लगता था, लेकिन अब सामान्य सी चीज़ लगती है। आप लोग भी थोड़ा प्रैक्टिस करिए PYQ की, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की, तो आपको भी ये बहुत ही आसान सा लगेगा, एकदम लड्डू लगेगा। तो ये असर्शन रीजन का क्वेश्चन है, इंग्लिश वाले देख लीजिए, बाकी और हिंदी वालों के लिए हिंदी पे देख लीजिए। इसमें दिया गया है बच्चों, अभिकथन ए दिया गया है, बच्चे का सामाजिकरण सर्वप्रथम परिवार में उसके माता पिता द्वारा होता है। कारण दिया गया है, परिवार बच्चों के सामाजिकरण का प्राथमिक कारक है। ठीक है, इन पर चर्चा कर लेते हैं। कथन क्या है, बच्चे का सामाजिकरण सर्वप्रथम परिवार में उसके माता पिता द्वारा होता है। एकदम सही बात है। कोई बच्चा है, सबसे पहले वो परिवार में रह रहा है, तो परिवार से ही तो सीख रहा है, उसके माता पिता द्वारा ही तो सीख रहा है। मतलब पुरानी कहावत है, लोग कहते भी है कि किसी भी बच्चे की पहली शिक्षक उसकी माँ होती है। तो यहाँ सिर्फ माँ को ही मेंशन किया जाता है, लेकिन सिर्फ माँ नहीं होती, माँ बाप दोनों ही बराबर ही शिक्षक होते हैं अपने बच्चों के। जो वो सिखाएंगे बच्चों को, तो शुरुआती तौर पर बच्चे वही सीखेंगे। अब आगे द्वितीय कारक स्कूल, फैमिली, नेबर्स या उनके पीयर्स उनको क्या सिखा रहे हैं वो अलग की बात है, वो द्वितीय कारक है। लेकिन शुरुआती तौर पर उनके माता पिता उनको क्या सिखा रहे हैं बच्चों को, वही प्राथमिक कारक है सामाजिकरण का। तो ये सही ऑप्शन है, सही लिखा है, कथन तो सही है। अब कारण क्या है कि परिवार बच्चों के सामाजिकरण का प्राथमिक कारक होता है, ये बात सही है।
क्योंकि बच्चे शुरुआती तौर पे फैमिली में ही तो रहते हैं, परिवार में ही तो रहते हैं, तो परिवार ही तो बच्चों के सामाजिकरण का प्राथमिक कारक होगा। उसके बाद जब जैसे जैसे धीरे धीरे बड़े होते हैं तब जाके वो स्कूल जाना स्टार्ट करते हैं, तो स्कूल इसलिए सेकेंडरी कारक हो जाता है। उस बच्चे का धर्म जो है उसका वो भी सेकेंडरी हो जाता है। सिर्फ परिवार ही है ऐसा, परिवार और उसके पेरेंट्स जो प्राथमिक कारक है सोशलाइजेशन। तो कथन और कारण दोनों सही है, तो इसमें ए और आर दोनों सही है, यही सही हो जाए। ए और आर दोनों सही है, आर एक ही सही व्याख्या करता है, तो इसमें ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। 4 ये इंग्लिश का क्वेश्चन दिया गया है, देख लीजिए। इन अकॉर्डेंस ऑफ जीन पियाजे थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट which of should be taught to children in the age group 3 to 6 years। 3 से 6 साल की अवस्था में बच्चों में को क्या एज ग्रुप में क्या सिखाना चाहिए, यही पूछ रहे हैं। और 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आइए हिंदी में भी देखिए। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित अवधारणा 3 से 6 वर्ष के आयु वाले बच्चों को सिखानी चाहिए। कौन सी अवधारणा सिखानी चाहिए, यही पूछ रहे हैं। पहला है संरक्षण। तो 3 से 6 वर्ष की अवस्था में बच्चों में संरक्षण का गुण नहीं डेवलप होता है। संरक्षण का गुण क्या है, पहले ये जानना जरूरी है। तो संरक्षण का गुण वह बच्चों का वह गुण है जिसमें वह मात्रा की समझ को डेवलप कर पाते हैं, जबकि ये 3 से 6 साल की अवस्था में डेवलप नहीं हो पाती है। इसमें बच्चे क्या करते हैं, जैसे अगर उनको कोल्ड ड्रिंक वगैरह ग्लास में निकाले, इस टाइम ये घर में बहुत हो रहा है क्योंकि गर्मियों का मौसम चल रहा है, सब कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह पी रहे हैं। तो अगर उनको छोटी बड़ी ग्लास में जितनी कोल्ड ड्रिंक डाल के देंगे और वही उतनी कोल्ड ड्रिंक एक चौड़ी ग्लास में डाल के देंगे, तो वो बड़ी ग्लास ही लेगा क्योंकि उसे लगेगा कि बड़ी ग्लास में ज्यादा है, जबकि दोनों में क्वांटिटी सेम है। लेकिन बच्चों में ये गुण डेवलप नहीं हो पाता कि संरक्षण का गुण नहीं डेवलप हो पाता कि दोनों में समान ही मात्रा है। ठीक है, तो संरक्षण का गुण जबकि सिखाना चाहिए तो ये इसमें रहता नहीं, सॉरी। तो अनुक्रमता का गुण भी डेवलप नहीं हो पाता 3 से 6 वर्ष की अवस्था में। तीसरा क्या दिया गया, सांकेतिक प्रतिनिधिकरण। तो यही सांकेतिक प्रतिनिधिकरण 3 से 6 वर्ष की अवस्था में बखूबी डेवलप हो जाता है बच्चों में। आपने देखा होगा बच्चे कुछ भी लेके कुछ भी इमेजिन करके खेलने लग जाते हैं। आजकल मेरा भाई है छोटा, मेरे चाचा का लड़का है, एवेंजर्स देख के उसको थॉर, आयरन मैन ये सब बनने का बड़ा भूत चढ़ा हुआ है। तो वो क्या करता है, मम्मी का ही दुपट्टा लेके पीछे अपने बांध लेगा और बोलेगा मैं थॉर हूँ। हम लोग तो बैडमिंटन रैकेट लेके उठा के फेंकेगा और बोलेगा ये मेरा हथौड़ा है। तो वो क्या कर रहा है, इमेजिनेशन कर रहा है। यही सांकेतिक प्रतिनिधिकरण, मतलब संकेतों को अपने हिसाब से इस्तेमाल कर रहा है। जैसे कि अगर वो बैडमिंटन को एज अ हथौड़ा, मतलब थॉर का हथौड़ा यूज कर रहा है, वो समझ रहे हैं, और दुपट्टे को जो उनका थॉर को कॉस्ट्यूम यूज कर रहा है। तो वो मतलब बस वो एक इमेजिनेशन, सांकेतिक प्रतिनिधिकरण का गुण बच्चों में इस अवस्था में डेवलप हो जाता है। तो ये सांकेतिक प्रतिनिधिकरण का गुण बच्चों में डेवलप हो जाता है। आजकल के बच्चे अपने हिसाब से मॉडर्न हो गए हैं, वो अपने हिसाब से इसका प्रयोग करते हैं। हम लोग के टाइम पे तो हम लोग यही करते थे कि झाड़ू लेके उसको पैरों के बीच में डाल के कि ये मेरा घोड़ा है, अब चल मेरे घोड़े ये यही करते थे और खुद दौड़ते थे और बोलते थे ये मेरा घोड़ा है। तो वो हम लोग भी सांकेतिक प्रतिनिधिकरण का ही इस्तेमाल करते थे। तो इसमें यही तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, अब आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर, हाँ इसमें मैंने क्या लगाया है देख लेते हैं। मैंने भी तीसरा ही लगाया है, तो अभी तक मेरे चारों क्वेश्चन सही है। आगे क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। ये 5 भी देख लीजिए, पियाजे से ही आया है, इसलिए मैं आप लोग को बार बार बोल रही हूँ कि पियाजे बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसको प्लीज सीरियसली करिए। पियाजे पे मैं बहुत टाइम से सोच रही हूँ वीडियो बनाने को, लेकिन टाइम ही नहीं मिल रहा, मेरी खुद की भी पढ़ाई रहती है, फिर साथ में इसको भी, तो टाइम कम मिल पा रहा है। लेकिन मैं पियाजे पे वीडियो 1-2 दिन में जरूर अपलोड कर दूंगी। ठीक है,
चलो अब ये क्वेश्चन नंबर 5 का हिंदी पार्ट देख लें। पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार अधिकांश बच्चे किस अवस्था में वस्तुओं को श्रेणियों में व्यवस्थित करने में सक्षम होते हैं? मतलब किस अवस्था में बच्चे जैसे श्रेणी में एक चीज को, जैसे सीरिएशन का गुण बच्चों में डेवलप हो जाता है, ठीक है, सीरीज में चीजें समझ पाते हैं। तो इसमें पहला दिए गए सेंसरी मोटर स्टेज। सेंसरी मोटर स्टेज में होगा नहीं, क्योंकि जन्म से 2 वर्ष की अवस्था होती है, इसमें बच्चे सीरिएशन का गुण नहीं डेवलप कर पाते। इसमें प्री ऑपरेशनल स्टेज, तो प्री ऑपरेशनल स्टेज में ये 2 से 7 वर्ष की अवस्था होती है, और इसमें बच्चों में यही अभी मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया ना, सांकेतिकरण, तो वो संकेतों का इस्तेमाल करके चीजों को सीख पाते हैं। अगर आप उससे बच्चे से साइकिल बोलेंगे तो साइकिल की इमेज उसके दिमाग में बन जाएगी, तो यही सीख पाते हैं प्री ऑपरेशनल स्टेज में। सीरिएशन का गुण नहीं आ पाता। फिर तीसरा क्या दिया गया, कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज, तो ये कंक्रीट मतलब मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, यही सही ऑप्शन हो जाएगा। कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज में बच्चे में ये गुड सीरिएशन का गुड डेवलप हो जाता है, वो चीजों को श्रेणीबद्ध करना सीख जाते हैं, एक सीरीज में करना सीख जाते हैं, ठीक है, इतनी बातें क्लियर है। तो इसमें यही तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। देखते हैं मैंने कौन सा लगाया है, मैंने दूसरा लगाया, ये मेरा एक गलत हो गया है, 5 तक पहुँचते 5वां गलत हुआ। अभी मेरा एक मार्क्स कटा है, आप लोग भी अपना काउंट करते रहिए, लास्ट में देखेंगे किसके कितने मार्क्स बने, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। यहाँ फिल इन द ब्लैंक्स है, फिर वाज यूज्ड बाय जीन पियाजे टू डिस्क्राइब कॉग्निटिव मेंटल कॉन्सेप्ट। फिर जीन पियाजे, आप देख रहे हैं लगातार 3 क्वेश्चन जीन पियाजे से आए, तो इतना हम्बल रिक्वेस्ट आप लोग प्लीज पढ़ लीजिए जीन पियाजे अच्छे से। कल शाम तक आप लोग को जरूर जीन पियाजे के वीडियो मिल जाएगा, फुल डिटेल वीडियो। अगर बहुत बड़ा जाएगा तो मैं उसको 2 पार्ट में कर दूंगी, अगर नॉर्मल रहेगा तो फिर एक ही पार्ट में 30 मिनट 35 मिनट का तो वीडियो बनेगा ही, तो उतना मैं एक वीडियो बना के डाल दूंगी, तो आप लोग उससे भी समझ सकते हैं। और मुझे नहीं लगता कि उससे ज़्यादा आपको सीटेट के लिए कुछ समझने की ज़रूरत है, या सीटेट में उससे बाहर कुछ पूछा जाएगा, तो आप वो एक सिंगल वीडियो देख लेंगे ना, तो उससे बाहर आपका कोई क्वेश्चन जाएगा ही नहीं, और आप आश्वस्त हो जाएंगे कि आपका पियाजे से सीडीपी में ही नहीं आते, आपको जो हिंदी इंग्लिश की पेडोलॉजी आती है उसमें भी पियाजे देखने को मिल जाएंगे। तो इस वजह से सीरियसली पढ़िए पियाजे को, मतलब 3-4 क्वेश्चन आपको सीडीपी में मिल जाएंगे, फिर 1-2 क्वेश्चन हिंदी की पेडागोजी में, 1-2 क्वेश्चन इंग्लिश की पेडागोजी में, कुल मिला के अगर आप कम से कम भी मान रहे हैं तो 5 क्वेश्चन आपको पियाजे से मिलेंगे। तो 5 क्वेश्चन की बात है, तो एक वीडियो देखने से अगर आपको 5 क्वेश्चन मिल रहे हैं तो आप क्यों नहीं कर रहे हैं वो काम? आप जरूर वो वीडियो देखिए और पियाजे को अच्छे से समझ लीजिए। मैं तो ये नहीं कह रही कि सिर्फ मुझसे ही समझिए, अगर कुछ नहीं समझ में आ रहा है कमेंट में बताइए, मैं समझाने की पूरी कोशिश करूंगी। लेकिन अगर आपको नहीं समझ, आप और लोगों की भी वीडियो देखिए, अच्छे से समझ लीजिए, ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर है, आपके नंबर ना कटे। मेरा मतलब बस इतने से है कि आप अच्छा परफॉर्म करें, आपको फुल बाई फुल मिले, ये मेरी जिम्मेदारी है, तो मैं इसीलिए आप लोग को इतना फोर्स कर रही हूँ ये टॉपिक पढ़ने के लिए, ठीक है। तो इसमें अब देख लेते हैं कि वाज यूज्ड बाय, अब हिंदी में भी देख लें। डॉट का प्रयोग जीन पियाजे द्वारा संज्ञानात्मक मानसिक अवधारणाओं के वर्णन के लिए किया गया है। तो पार्ट ये गलत हो जाएगा, स्कैप फोल्डिंग ये नहीं है। फिर वस्तु स्थायित्व ये भी गलत है। तो इसमें स्कीमा सही आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। ये इंग्लिश का क्वेश्चन है, लॉरेंस कोलबर्ग का है। आइए हिंदी में भी देख लें क्वेश्चन। ये दिया गया है, रजनी अपने दोस्तों के कार्यों को जैसे को तैसा मानसिकता के आधार पर जांचती है। लॉरेंस कोलबर्ग के सिद्धांत के अनुसार वर्तमान में रजनी संज्ञानात्मक नैतिक विकास के किस स्तर पर है? तो जैसे को तैसा मतलब टिट फॉर टैट, जैसे स्कूल्स में होता था ना, किसी ने लंच बॉक्स खा लिया हमारा तो हम उसकी पेंसिल तोड़ देते थे, या कुछ इसी तरह, मतलब उससे बदला लेने के लिए कुछ ना कुछ
उसका भी नुकसान करना है, तो वो टिट फॉर टैट होता था। तो वही ये लॉरेंस कोलबर्ग ने इसके ऊपर भी अपना एक विचार दिया है। तो ये कौन सी अवस्था है, तो इसमें पहला दिया गया है कन्वेंशनल स्टेज, दूसरा है प्री कन्वेंशनल स्टेज, और तीसरा है उत्तर परंपरागत। ऑप्शन मतलब कई कई क्वेश्चंस ऐसे होते हैं कि उसमें इंग्लिश वाले क्वेश्चन को देखिए, इंग्लिश वाले ऑप्शंस को देखिए, तो वो ज़्यादा अच्छे से समझ आते हैं। तो आप बाइलिंगुअल पेपर रहता है तो आप आराम से दोनों देखिएगा और तभी आंसर टिक करिएगा। और अब तो ऑफलाइन पेपर है, कोई दिक्कत भी नहीं है कि आपको स्क्रॉल करके ऊपर नीचे करके हिंदी इंग्लिश का देखना है। आपको साइड साइड दोनों हिंदी और इंग्लिश के क्वेश्चंस दिए रहेंगे, आप आराम से दोनों को देखिए, पढ़िए, सोचिए, विचारिए, फिर ही रिस्पॉन्स करिएगा। शांति से अगर आप पेपर सॉल्व करेंगे तो आपको आपके 120 से 130 नंबर आराम से आ जाएंगे। ठीक है, तो देख लेते हैं प्री कन्वेंशनल स्टेज, फिर पोस्ट कन्वेंशनल स्टेज, फिर फॉर्मल कन्वेंशनल। तो ये प्री कन्वेंशनल स्टेज होता है जिसमें बच्चे टिट फॉर टैट की क्वालिटी रखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं। When students face difficulty in solving a given problem, a teacher should scaffold students by, फिर भरना है किससे scaffold करते हैं। अब हिंदी में भी देख ले क्वेश्चन। जब विद्यार्थी किसी प्रश्न का हल खोजने के दौरान समस्या का सामना करते हैं तो अध्यापक विद्यार्थियों को किस तरह पाठ प्रदान करते हैं, कैसे? तो उनमें असफलता का भय पैदा करके, तो भय बच्चों में पैदा ही नहीं करना, बच्चों को भयभीत बिल्कुल नहीं करना है, बल्कि उनके अंदर से भय को निकालना है। ठीक है, गर्मी बहुत ज़्यादा है आजकल, इतनी गर्मी में आप लोग के लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं, फिर भी आप लोग सब्सक्राइब लाइक नहीं करते, प्लीज डू इट। उन्हें प्रश्न का आधा समाधान प्रस्तुत करके, तो यही सही ऑप्शन हो जाएगा। बच्चे को थोड़ा आधा समाधान कर देंगे तो आधा बच्चा स्वयं से कर लेगा, तो ये सही आंसर हो जाएगा। और दूसरा ही मैंने भी लगाया तो मेरा भी ये नंबर मिल गया मुझे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं। सही युग्म चुनिए, ये दिया गया है क्वेश्चन। पहला दिया है लेव वाइगोत्स्की सांस्कृतिक उपकरण, और दूसरा है हार्वर्ड गार्नर जी घटक सिद्धांत, तीसरा है जीन पियाजे पाढ़, और चौथा है लॉरेंस कोलबर्ग संवेगात्मक परिपक्वता। तो ये गलत है, जीन पियाजे पाढ़। तो पाढ़ जो है स्कैफोल्डिंग ये लेव वाइगोत्स्की ने दिया था, ना कि जीन। ये हार्वर्ड गार्डनर का दिया गया है बहुबुद्धि सिद्धांत। तो ये इसमें जी घटक बुद्धि है, तो ये गलत हो जाएगा क्योंकि उन्होंने बहुबुद्धि सिद्धांत लिया था। लेव वाइगोत्स्की सांस्कृतिक उपकरण, यही सही ऑप्शन हो जाएगा। तो इसमें पहला सही आंसर होगा, और मैंने भी पहला ही किया है, तो ये मुझे इसका भी मार्क्स मिला था, तो ये आंसर भी सही है। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 10। अ प्रोग्रेसिव क्लासरूम प्रोमोट्स, एक प्रगतिशील कक्षा किसे समुन्नत करती है, किसे मतलब प्रमोट करती है। तो पहला दिया गया ज्ञान सृजन की चाह, ऑप्शन तो सही लग रहा है। फिर क्या है, विद्यार्थियों में परस्पर विमुखता का भाव, विमुखता नहीं सम्मुखता होनी चाहिए, तो ये गलत है। नेक्स्ट क्या है, सामाजिक संदर्भों से अलगाव, सामाजिकता से जोड़ता है, अलगाव नहीं पैदा करता है, तो ये भी गलत हो जाएगा। चौथा क्या दिया गया, विषय वस्तु का कंठस्थीकरण। कंठस्थीकरण मतलब क्या समझ रहे हैं, कंठस्थीकरण मतलब रोट लर्निंग, मतलब रट कर याद करना, तो ये भी गलत ऑप्शन हो जाएगा। तो इसमें यही पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, ज्ञान सृजन की चाह, और मैंने भी देखिए वही लगाया है, तो मुझे इसके भी मार्क्स मिले। तो अब तक आप देख रहे हैं 10 क्वेश्चन में मेरा एक क्वेश्चन गलत था, क्वेश्चन नंबर 5, बाकी सारे सही है। आप भी अपने क्वेश्चन काउंट करते रहिए, बाद में 15 में से कितने नंबर मिले कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। माधुरिका इज अ गुड एट डांसिंग एंड परफॉर्मिंग योगा अकॉर्डिंग टू हार्वर्ड गार्डनर, शी हैज हाई लेवल ऑफ डॉट डॉट इंटेलिजेंस। तो कौन सी इंटेलिजेंस है इसमें, यही पूछ रहे हैं। पहला दिया गया है, अब हिंदी में भी देख लेते हैं। माधुलिका नृत्य और योग कला में निपुण है। हार्वर्ड गार्डनर के अनुसार उसके पास किस प्रकार की बुद्धि उच्च स्तरीय है। पहला दिया गया अंतःवैयक्तिक। इंग्लिश के ऑप्शंस देखते हैं, इन सब में इंग्लिश के ऑप्शंस ज्यादा बेटर पड़ते हैं।
आप भी इनके इंग्लिश के ही ऑप्शन याद रखिएगा, ठीक है। पहला दिया गया इंट्रापर्सनल, तो इंट्रापर्सनल नहीं होगा, इंट्रापर्सनल मतलब खुद की विशेषताओं के बारे में, खुद के बारे में जानना, तो इंट्रापर्सनल इसलिए गलत हो जाएगा। फिर दूसरा क्या है, इंटरपर्सनल, तो इंटरपर्सनल मतलब दूसरों के बारे में जानना, बॉडीली किनेस्थेटिक, तो यही सही ऑप्शन हो जाएगा। म्यूजिकल में म्यूजिक के प्रति उसकी रुचि रहेगी, तो ये सही होगा। तो इस वजह से ये दोनों गलत हो जाएंगे, यही तीसरा सही हो जाएगा इसमें, शारीरिक गति संवेदी। देखते हैं मेरा सही था या गलत, तो मेरा भी ये वाला ऑप्शन सही था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 देख लेते हैं। ये इंग्लिश का क्वेश्चन है, हिंदी पे चलते हैं। एक प्रश्न उत्तर सत्र के दौरान एक अध्यापक केवल लड़कों को ही अपने भ्रम और प्रश्न पूछने के अवसर दे रहा है, यह प्रत्यक्ष रूप से किसकी प्रस्तुति है? पहला है जेंडर सशक्तिकरण। अब अगर जेंडर में वो भेदभाव कर रहे हैं तो इससे सशक्तिकरण हो रही है कि वो एक जेंडर को नीचे गिरा रहे हैं, इस वजह से ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। फिर दूसरा है जेंडर समानता। समानता कैसे है? अगर समानता होती तो वो दोनों पक्षों को मौका देती, इस वजह से ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। तीसरा है जेंडर पक्षपात, यही सही ऑप्शन हो जाएगा। टीचर क्या कर रहे हैं, जेंडर बायस्डनेस कर रहे हैं, वो लड़के और लड़कियों में भेद कर रहे हैं, इस वजह से लड़कों को मौका दे रहे हैं, लड़कियों को मौका नहीं दे रहे हैं, जबकि ऐसा बिल्कुल करना नहीं चाहिए। एक शिक्षक को क्या माता पिता या किसी को भी जेंडर के आधार पर बच्चों को क्रिटिसाइज नहीं करना चाहिए, ना उनमें भेदभाव करना चाहिए, ठीक है। तो आइए देखते मेरा क्या था, मेरा भी तीसरा ही ऑप्शन था, तो मेरा भी सही है। ये देखिए मैंने भी तीसरा ही लगाया है। अब क्वेश्चन नंबर 13 देख लेते हैं। इंडिविजुअल डिफरेंसेस इन लर्निंग पीस आर अ रिजल्ट ऑफ, फिर 4 ऑप्शन दिए गए हैं। अधिगम दर में व्यक्तिगत विभिन्नताएं किसका परिणाम है? पहला दिया गया केवल आनुवंशिकता का, दूसरा केवल पर्यावरण का, तीसरा है आनुवंशिकता व पर्यावरण दोनों का, और चौथा है ना तो आनुवंशिकता और ना ही पर्यावरण का। तो इस पे मैंने आप लोग को बहुत बार समझाया है कि बच्चों का डेवलपमेंट आनुवंशिकता व पर्यावरण दोनों के प्रभाव से होता है। अगर बच्चे की आनुवंशिकता बहुत ही अच्छी है लेकिन उसका पर्यावरण अच्छा नहीं है तो वो कुछ भी डेवलप नहीं कर पाएगा। अगर बच्चे का पर्यावरण बहुत अच्छा है, आनुवंशिकता उतनी अच्छी नहीं थी, तो भी वह बहुत अच्छा नहीं डेवलप कर पाएगा। तो इसी वजह से बच्चे की आनुवंशिकता और पर्यावरण दोनों ही बेहतर होना चाहिए। इसमें तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, मैंने भी तीसरा ही लगाया है, तो मुझे ये इसके भी नंबर मिल गए। लग रहा है तुम लोग से ज्यादा मेरे आएंगे। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। Which of the following is correct in the context of assessment? फिर 4 ऑप्शन दिए गए हैं। आइए हिंदी में भी क्वेश्चन देख लें। आकलन के संदर्भ में निम्नलिखित में से क्या सही है? पहला दिया गया है आकलन मानकीकृत परीक्षणों द्वारा किया जाना चाहिए। मानकीकृत जहां भी बोले वो ऑप्शन हमेशा गलत होगा क्योंकि ये निगेटिव टैग वर्ड है। स्टैंडर्ड नहीं, फ्लेक्सिबल चीजें यूज होनी चाहिए। फिर क्या है, रचनात्मक आकलन केवल निर्देशन के अंत में होता है, ये भी गलत हो जाएगा। मैंने इसमें चौथा लगाया है, देखते हैं कौन सा सही होगा। फिर तीसरा क्या दिया गया है, मानदंड संदर्भित परीक्षण मानकों को निष्पादन तुलना का सामान्य स्तर मानकर इस्तेमाल करते हैं, ये भी गलत है। फिर चौथा क्या दिया, अधिगम के लिए आकलन विद्यार्थियों द्वारा स्व आकलन को भी शामिल करता है, ये सही ऑप्शन हो जाएगा। विद्यार्थियों द्वारा स्व आकलन हो रहा है और स्व आकलन हमेशा ही एक पॉजिटिव टैग वर्ड होगा और ये सही हो जाएगा। और मैंने भी चौथा ही लगाया तो मुझे इसके भी मार्क्स मिल गए, तो मेरा ये क्वेश्चन भी सही है। क्वेश्चन नंबर 15 देख लेते हैं। ये इंग्लिश का क्वेश्चन है, आइए हिंदी में देख लेते हैं। विद्यार्थियों में समालोचनात्मक चिंतन का आकलन करने के लिए अध्यापक को निम्नलिखित में से किसका चयन करना चाहिए? पहला दिया गया खुले अंत वाले प्रश्न जिसमें अपसारी चिंतन शामिल हो। दूसरा है वे प्रश्न जिनका उत्तर हाँ या ना में हो। तीसरा एक शब्द के जवाब वाले प्रश्न, और चौथा है वो प्रश्न जिसमें केवल घोषणात्मक ज्ञान का प्रत्यास्मरण शामिल हो। घोषणात्मक ज्ञान है तो हमेशा ये निगेटिव टैग वर्ड होगा, तो ये गलत हो जाएगा ऑप्शन। एक शब्द के जवाब वाले प्रश्न, ये भी गलत हो जाएगा। और हाँ या ना वाले प्रश्न, ये भी गलत हो जाएगा। खुले अंत वाले प्रश्न जिसमें अपसारी चिंतन हो, यही सही ऑप्शन हो जाएगा। ऐसा क्यों? क्योंकि जब अगर खुले अंत वाला प्रश्न होगा तो बच्चे
अपने हिसाब से आंसर कर पाएंगे, अपनी कुछ थिंकिंग डेवलप कर पाएंगे, खुद सोच पाएंगे कि इसका क्या सही आंसर हो सकता है। अगर बंद सिरे वाला प्रश्न होगा तो बंद सिरे वाला प्रश्न मतलब क्या हो गया कि 2+2 कितना है। बच्चे को इसमें सोचने का कोई मौका नहीं मिल रहा, इसमें उसको आंसर देना है तो 4 ही देना है, क्योंकि 2+2 4 ही होता है। लेकिन ऐसे प्रश्न जिसमें बच्चे को सोचने का मौका मिले, जैसे किसी अगर बच्चे से पूछ लें कि आप बताओ कि पर्यावरण प्रदूषण के कारण क्या क्या है, इससे संरक्षण कैसे किया जा सकता है, तो ये खुले अंक वाला प्रश्न है। तो इसमें बच्चा अपना ओपिनियन टीचर के साथ शेयर कर सकता है, तो ये एक बहुत बेहतर विकल्प हो सकता है बच्चों को सिखाने के लिए। तो इसी वजह से इसमें ये पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। तो मैंने क्या लगाया देखते हैं, पहला ही मैंने भी लगाया, तो मुझे इसके भी मार्क्स मिल गए। तो मुझे मेरे 15 क्वेश्चन में सिर्फ एक क्वेश्चन गलत हुआ, आउट ऑफ 40 मिला है। आपको कितना मिला 15 क्वेश्चंस में, आपके कितने क्वेश्चन सही हुए कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। कमेंट करिए अभी आपको कितना मिला, और अभी तक अगर वीडियो में बने हुए हैं तो आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। आप अपने लक्ष्य के प्रति इसी तरह समर्पित रहिए, इसी तरह लगातार पढ़ाई करते रहिए। आप अगस्त 2023 के और इसी तरह से कंटिन्यूअसली आप अपने लक्ष्य प्राप्ति के लिए पढ़ाई करते रहिए। आप सीटेट अगस्त में जो एग्जाम होना है, आप इसमें यकीनन बहुत ही बेहतर प्रदर्शन करेंगे, और हमारी बेस्ट विशेस आपके साथ हमेशा ही है। तो इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री राम।